नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की हम क्लास में क्या करेंगे, अपने यूपी पेट की बात करें। बच्चों, पेट में साइंस की बात करें। बच्चों, 5 नंबर की साइंस पूछी जानी है। तो आज हम क्या करेंगे, वन लाइनर में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक साथ देखेंगे। और इस क्लास के बाद आपके 5 नंबर श्योर हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, शुरुआत कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती है। यानी कि न्यूटन का पहला नियम क्या था, कोई भी वस्तु हो अपनी स्थिति को बनाए रखती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है, तो याद रखना न्यूटन की है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया बच्चों, न्यूटन ने दिया, इसी बुक में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है, कहाँ से आता है, तो याद रखना न्यूटन के दूसरे नियम से आता है और तीसरे नियम के योग से होता है। यानी कि जो रेखीय संवेग संरक्षण नियम है, ये दूसरे और तीसरे के नियम को जोड़ करके बनाते हैं, तब ये नियम निकलता है किसका, संवेग का। ओके। अगला प्रश्न है, जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं। जैसे कोई वस्तु अपनी अवस्था का विरोध करती है, परिवर्तन करती है, उसका कारण क्या है बच्चों, याद रखना जड़त्व। ठीक है। आवेग का सूत्र क्या होता है बच्चों, याद रखना आवेग बराबर होता है बल गुणा समयांतराल बराबर संवेग परिवर्तन। अगला हमारे पास है प्रश्न, किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने वाली क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा के हैं। ठीक है। आगे देखें, क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य हो जाता है। यानी कि जब एक ही वस्तु पर क्रिया भी होगी, प्रक्रिया भी होगी, तो उसका परिणामी जो बल होगा वो क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। इसके बाद देखेंगे, गति का पहला जो नियम है जड़त्व की व्याख्या करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति से निकलता है, तो याद रखना गति का पहला नियम। बोल्ट मापी द्वारा हम क्या मापते हैं, याद रखना विभवांतर। तरंग दैर्ध्य का मात्रा क्या बच्चों, बहुत पूछा जाता है, एंगस्ट्रॉम होता है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। पूछा जाता है कि पवन का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। शक्ति और ऊर्जा दोनों कैसी राशियां हैं, तो बच्चों बहुत पूछा जाता है, अदिश राशियां हैं। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। और यहीं पर पूछ लिया जाए विस्थापन कैसी राशि, तो बताना बच्चों सदिश राशि है। कैरेट सोने की शुद्धता की माप होती है। सोने की शुद्धता मापना है तो बच्चों किसमें, कैरेट में मापते हैं। बार क्या होता है बच्चों, वायुमंडलीय दाब की इकाई। तो पूछा जाता है वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या बच्चों, बार होती है। तोप फायरिंग करने के बाद न्यूटन की गति के तीसरे नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार पीछे की ओर धक्का लगता है। पूछा जाता है जब तोप की फायरिंग की जाती है उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है बच्चों, तीसरा लगता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी तीसरे नियम को कहते हैं। एक फैदम की बात करें, याद रखना एक फैदम का जो मान होता है वो 6 फीट या फिर मीटर में कहें तो 1.8288 मीटर के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे भौतिक राशियां किसे कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश कहते हैं। यानी कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होगी उसे सदिश कहेंगे, जैसे वेग, बल, त्वरण आदि। और यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। ठीक है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियां। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ताप हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है, किसी सदिश का परिमाण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी कि सदिश का परिमाण तीनों हो सकता है, माइनस, प्लस और शून्य हो सकता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है बच्चों, याद रखना 1/6 होता है। यानी कि चंद्रमा पर जो जी का मान होता है पृथ्वी के जी के मान के 1/6 के बराबर होता है। लेकिन आपको इसमें याद रखना स्मॉल जी की बात हो रही है बच्चों, एक कैपिटल जी भी होती है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट।
अब बच्चों देखेंगे त्वरण की बात करें। बच्चों याद रखना, त्वरण का मात्रक क्या होता है पूछा जाता है आपसे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और बल का मात्रक की बात करें बच्चों न्यूटन होता है, तथा ऊष्मा कार्य का मात्रक की बात करें तो ऊर्जा, यानी ऊष्मा कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। अगला पॉइंट है कि साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्री बल से अपने भार को संतुलित कर लेता है। याद रखना, केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होता है, अभिकेंद्री बल होता है। ठीक है, केंद्र की बाहर जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं अपकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर हमेशा होती है। याद रखना, अभिकेंद्री बल का सूत्र क्या होता है बच्चों, mv²/r के बराबर होता है, जहाँ पर m क्या होता है तो आप कहेंगे द्रव्यमान, v वेग और r क्या होती है, त्रिज्या होती है। बात करेंगे जड़त्व तो आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। और अगला पॉइंट है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण में से घूम जाती है उसे उस कोण का क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अगला है किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य जो होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन के बराबर होता है। चलो अब बात करेंगे, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था यानी पोजीशन के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एसआई प्रणाली की बात करें बच्चों, याद रखना एसआई प्रणाली में क्या होता है, एसआई प्रणाली में जैसे पूछा जाता है कि कुल कितने मात्रक होते हैं, तो याद रखना एसआई में कुल कितने मात्रक होते हैं, 7 मात्रक होते हैं। कितने होते हैं, एसआई पद्धति में मूल मात्रों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 7 होती है। कौन कौन से, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और तापमान, साथ ही साथ मोल। ये 7 हमारे क्या होते हैं, तो आप कहेंगे 7 के 7 होते हैं एसआई, ये मूल मात्रक होते हैं। विद्युत जनित्र यानी कि जनित्र यानी कि जनरेटर की बात करें, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, जनरेटर बदलता है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और ये अगर जनरेटर की बात करें यानी कि विद्युत जनित्र की बात करें, ये चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल में क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों, वो भी बढ़ जाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बल बोलते हैं। याद रखना, प्रत्यास्थता की बात करें तो किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। याद रखेंगे। अगला, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो बच्चों त्वरण कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक अगर पूछा है तो आप क्या बताएंगे, इसका मात्रक होता है बच्चों वेग परिवर्तन का। तो याद रखना, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद में नीचे समय होता है तो समय ऊपर चला जाता है तो क्या बन जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, घनत्व का भौतिक राशि की बात करें तो बच्चों याद रखना, जिस पर मात्रा में वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम याद रखना सर्वप्रथम किसने दिया था, गैलीलियो साहब ने दिया था। कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति या सामर्थ्य। अब हम बात करेंगे शक्ति का सूत्र क्या होता है बच्चों, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तापमान की बात करें, तापमान थर्मामीटर को मापता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का मान जो होता है केल्विन में अगर बदला जाएगा 373 केल्विन होता है। दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछा है तो बताना बच्चों, बहुत पूछा जाता है, पास्कल। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य क्या होता है, ससंजक बल होता है। ठीक है, ससंजक बल वह आकर्षण बल होता है जो एक ही प्रकार के अणुओं को बीच में कार्य करता है, यानी कि जो सेम होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, उनके बीच में काम करता है। पृष्ठ तनाव की बात करते तो याद रखना, पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रकृति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का क्या करता है, प्रयास करता है, कोशिश करता है। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ़ के द्रव के रूप में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि गिलास में यदि पानी, इसमें आप बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे तो उसके आयतन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये याद रखना। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ये सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज साहब ने दिया था। ठीक है, याद रखना, पिघलने पर सामान्यतः ठोस की आयतन में वृद्धि हो जाती है लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है।
अब हम बात करेंगे, यदि ठोस में कोई अशुद्धियाँ विद्यमान है उसका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है, याद रखना पारा जो होता है शीशे को नहीं भिगो पाता है क्योंकि इसका संसंजक बल क्या होता है, याद रखना असंजक बल से अधिक होता है। जल में किसी डिटर्जेंट यानी साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो याद रखना कम हो जाता है। संवहन की बात करें, याद रखना कन्वेक्शन की बात करें तो याद रखना संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का जो संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा याद रखेंगे सर्वाधिक किस तापमान पर होती है, तो याद रखना ये होती है हमेशा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 4186 जूल पर केजी सेंटीग्रेड होता है। किसी पदार्थ की 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। संघनन की बात करें तो याद रखना संघनन वह क्रिया है जिसमें द्रव में परिवर्तित होती है। तापमान बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन आता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो याद रखना फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपें लाइन फट जाती हैं क्योंकि पाइप में पानी क्या होता है, जमने लगता है, जमने से उसका प्रसार होता है, फैलने लगता है। ठीक है, चलिए। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, यानी कि याद रखना जब बिजली चमकती है तो गर्जन के पहले चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होती है, स्पीड पर डिपेंड करता है बच्चों, ज़्यादा होती है। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य व वेग में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखना। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस वस्तु का आयाम बोलते हैं। ठीक है, एक कंपन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे आवृत्ति बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण की बात करें तो याद रखना अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो याद रखना प्रकाश का तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का होता है। अधिकतम तरंग दैर्ध्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है। जैसे सिग्नल में देखा होगा बच्चों, सिग्नल में रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थितियों में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी भी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही क्या होती है, वस्तु से छोटी होती है, याद रखना। मोटर वाहनों में परिदृश्य दर्पण के में उत्तल का प्रयोग करते हैं। परिदृश्य का मतलब, पश्च का मतलब होता है बच्चों पीछे देखने के लिए। गाड़ी में पीछे देखना है आपको तो आप किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। साथ ही इस दूरी में रखी वस्तु का प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है। इसलिए दंत चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा कौन सा प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इको साउंडिंग की बात करें बच्चों, याद रखना इको साउंडिंग एक तकनीकी है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को माप सकते हैं। एसआई पद्धति में लेंस क्या होता है, लेंस का मात्रा क्या होता है, याद रखना डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब हम बात करेंगे कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य गामा किरणों का होता है, याद रखना जिसका तरंग दैर्ध्य होता कितना है, इसका परिसर होता है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो याद रखना दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है उसे क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, याद रखना बहुत पूछा जाता है प्रकाश किस प्रकार की तरंगे, तो आप कहेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं।
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम का आवश्यक नहीं होता है, इसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। आवृत्ति की बात करें तो याद रखना आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, या इसे हम चक्र प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। एक थ्योरी आई थी बिग बैंग सिद्धांत या थ्योरी का मुख्य आधार क्या था, डॉपलर प्रभाव पर। ये क्या था, डॉपलर प्रभाव से संबंधित है, ये याद रखना है आपको। दूरबीन की बात करें बच्चों तो दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। दूरबीन वह प्रकाशिक तंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ा दिखाई देती है। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार पूछ लिया जाता है किसने किया, तो याद रखना है गैलीलियो ने। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने किया था। सर्वप्रथम रोमन ने प्रकाश की चाल का मापन किया, यानी कि सबसे पहले प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया, तो आप कहेंगे रोमर साहब ने बताया। ठीक है, पानी में डूबी हुई क्षण, याद रखना पानी में डूबी हुई क्षण अपवर्तन के कारण उन्मुड़ी दिखाई देती है। आपको पता है पानी में जब हम क्षण डालते हैं टेढ़ी दिखाई देती है, उसका कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। हम बात करेंगे बच्चों अब रेगिस्तान की बात करें। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेगिस्तान में मृग तृष्णा या मरीचिका इसे बोलते हैं। बच्चों देखा होगा गर्मियों के समय में जब दूर देखते तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे सामने आगे पानी भरा हो। तो ये किसका उदाहरण है बच्चों, मरीचिका का है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, अपशब्द तरंगें होती हैं, तथा 20,000 से अधिक वाली क्या होती है, परश्रव होती हैं। और 20 से लेकर 20,000 के बीच में जो होती है उन्हें हम क्या होते हैं, श्रव। और ये हमें सुनाई देती हैं, ये हमें सुनाई देती हैं। अब देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट से देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। और वायु दाब कम होगा वहाँ पानी का क्वथनांक भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। अगला पॉइंट, प्राथमिक रंग को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक या अनुपूरक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली, अभी मैंने आपको बताया था 20 से लेकर 20,000 के बीच की जो ध्वनि होती है उसे मनुष्य सुन सकता है। लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोत दो प्रकाश बीम के व्यतिकरण से बने त्रिविमी बिंब को क्या बोलते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं, होलोग्राफी। बात करेंगे हम एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। लेजर का तात्पर्य क्या होता है बच्चों, लाइट एम्प्लीकेशन बाय एस्टिमेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, याद रखना इसका मतलब होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्स किरण का। बात करेंगे तो एक्स जो किरणें होती हैं इनका उपयोग टूटी हड्डियों को तस्वीर बनाने में किया जाता है। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से क्या होती है, गर्म होती है। इसकी वजह क्या होती है, पार्थिक विकिरण होता है। क्या होता है, विकिरण, याद रखना। आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लाउड स्पीकर की बात करें तो याद रखना लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र होता है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा एवं तत्पश्चात वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है या परिवर्तन करता है। हम बात करेंगे अधिवर्ष की। बात करें तो अधिवर्ष उसे कहते हैं जब फरवरी में कितने होते हैं, 29 ही तो मैंने उसमें आपको बताया था, किसमें, रीजनिंग में, लीप ईयर जिसे बोलते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी। रोधी का मतलब होता है जो विरोध करता है, जैसे लाख, शीशा, एबोनाइट, कॉस्ट, रबर, अब्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क। यहाँ से क्या होता है, प्रकाश नहीं जा पाता है, यहाँ से धारा नहीं जा पाती है। याद रखना तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो याद रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। कब, 1752 में किया था। ग्राहम बेल की बात करें तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने क्या किया, एंटीसेप्टिक सर्जरी का, तथा आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत। आपसे पूछा जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया बच्चों, याद रखना आइंस्टीन ने दिया। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, याद रखना। शुद्ध पानी विद्युत क्या होता है, खराब होता है, यानी सुचालक होता है, खराब सुचालक होता है, तो कुचालक आप कह सकते हैं। धातु में अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं।
इसके बाद बच्चों याद रखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सूर्य की, याद रखना सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन होता है, याद रखना। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन 78% होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन 21% है, तथा शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, जलवाष्प सबसे मिलकर होता है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल ऊर्जा में उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। घर्षण की बात करें तो घर्षण से ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे घर्षण से क्या होता है। तो याद रखना बच्चों, घर्षण से ऊष्मा का उत्पन्न होती है, यानी कि घर्षण जो होता है उस फ्रैक्शन जो होता है उससे एनर्जी यानी कि ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। बात हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है। याद रखना जो हमारा परमाणु होता है उसके नाभिक का आकार क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का क्या होता है, यही हिस्सा होता है। याद रखना पूछा जाएगा कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, आपको बताना है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे ओजोन की बात करेंगे, जिसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो ओजोन क्या एक प्रकार की गैस है, इसका काम क्या होता है, ये समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर, याद रखना समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। कौन सी गैस, ओजोन गैस, O3 जिसे बोलते हैं। बात हम करेंगे किसकी, समताप मंडल की बात करें कि आपको पता है मंडल हमारे यहाँ कई सारे मंडल होते हैं, उसमें एक होता है समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल की यदि हम बात करें तो याद रखना पृथ्वी से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी से 18-20 किलोमीटर की जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो कौन सा मंडल मिलेगा हमें, तो याद रखना समताप मंडल मिलता है। इसके बाद में अगला पॉइंट हमारे पास है सुपर कंडक्टर। याद रखना सुपर कंडक्टर की बात करें, ये चालकता का क्या होता है, अनंत होती है। यानी कि सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है उसकी क्या होती है, इनफिनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है। ठीक है, बात हम करेंगे विद्युत चुंबकत्व का बात करेंगे तो याद रखना विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध होता है, रिलेशन होता है किसका, तो याद रखना विद्युत और चुंबकत्व का। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया, तो याद रखने मैक्सवेल ने लगाया था। यानी विद्युत और चुंबकत्व का एक गहरा संबंध होता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो याद रखना मैक्सवेल ने बताया था। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में मापते हैं, यानी कि जो भी ऊर्जा हम लेते हैं, जो भी खाते हैं उसे हम किस में मापते हैं, याद रखना कैलोरी में मापते हैं। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन का सिद्धांत पे काम करते हैं। याद रखना ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, याद रखना नाभिकीय संलयन आएगा या तो न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, याद रखना। रैम का आज क्या होता है, यानी कि आपसे रैम का फुल फॉर्म पूछा गया तो याद रखना RM रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात करेंगे एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो याद रखना एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है और एक निबल में 4 बिट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन एक ऐसी सेमीकंडक्टर है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, याद रखना, जबकि लकड़ी, कोयला व सौर ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। हम बात करेंगे एक आया था रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 ईस्वी में एक भौतिकी यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसे, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इन्होंने ये रमन प्रभाव की खोज की थी, याद रखेंगे। इसके बाद में इस प्रभाव की खोज की तिथि क्या थी, याद रखना 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में पता है। आपको पता है हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 28 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के धातु के निर्धारण में किया जाता है। वायु का प्रवाह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाता है, याद रखना जो वायु का प्रवाह होता है हाई से लो की तरफ जाता है।
वॉशिंग मशीन की बात करें तो याद रखना वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण होता है। मैंने अभी बताया था, एक होता है अभिकेंद्री बल, एक होता है अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री का मतलब जो केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्री का मतलब जो बाहर की तरफ लगता है। और वॉशिंग मशीन भी किस प्रणाली पर काम करती है याद रखना, अभिकेंद्री नहीं होता, अपकेंद्री होता है, क्योंकि बाहर की ओर फोर्स लगाती है। ठीक है, बाहर की ओर। याद रखेंगे 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की। तो आपने लॉग के बारे में पढ़ा होगा, मैथ में लघुगणक के बारे में पढ़ा होगा। तो किसने बताया था? जॉन नेपियर ने बताया था। ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें बच्चों, ऑक्सीजन की खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1774 यानी कि 1774 ईस्वी में किसने किया था? याद रखेंगे जोसेफ प्रिस्टले ने। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की? याद रखना जोसेफ प्रिस्टले ने की। कब? 1774 ईस्वी में। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? याद रखना स्पुतनिक फर्स्ट था। यानी कि मानव द्वारा बनाए गए पहला उपग्रह का नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट था। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिसमें समय का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। पूछा जाता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखते हैं जॉन डाल्टन ने दिया। समुद्र की गहराई सामान्यतः किस पे मापी जाती है? तो फैदोमीटर पर। समुद्र की गहराई मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फैदोमीटर का। नाटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई होती है, भी याद रखना है। इसके बाद में पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? याद रखना क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? याद रखना यूरी गागरिन थे, जो कि 12 अप्रैल 1967, ठीक है, 12 अप्रैल 1961 को बोस्टोक स्पेस क्राफ्ट में से अंतरिक्ष गए थे। और अंतरिक्ष में इन्होंने क्या किया? 1 घंटा 48 मिनट वहाँ पर बिताया था। इसके बाद में जापान पर प्रथम परमाणु बम कब फेंके गए? 1945 में। याद रखना है आपको। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा जी अपने यहाँ से गए थे। चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का नाम बताइए। तो बच्चों अपोलो 11 था। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या था? याद रखना चंद्रयान फर्स्ट था। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना कॉस्मोलॉजी कहलाता है। जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारे फिजिक्स की क्लास, यानी कि फिजिक्स से जो क्वेश्चन बन सकते थे, क्योंकि आपको पता है पेट में 5 नंबर की साइंस पूछी जानी है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से मिलाकर आएगा। तो यहाँ से 1 लाइनर हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आज की क्लास में मैंने फिजिक्स कंप्लीट किया। ऐसे एक क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेंगे और एक क्लास में क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि 3 क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।